दोपहर का समय था। रसोई से मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। बहुप्रिया पसीने से तरबतर गैस पर दाल में छौंक लगा रही थी। उसके माथे से पसीना बहकर कनपट्टियों तक पहुंच रहा था, लेकिन हाथ रुके नहीं थे। तभी सामने के हॉल से शारदा देवी की आवाज गूंजी, कड़वी टपकती हुई तानों से लिपटी। सुन रवि, अब गर्मी की छुट्टियां आने वाली हैं, मेरी तीनों बेटियां आने वाली हैं, मालूम है ना? और देख, इस बार तेरी बीवी को समझा देना अच्छे से। पिछली बार तो जैसे ही लड़कियां आईं, उसका बुखार चढ़ गया था या सर दर्द शुरू हो गया था। अरे क्या इतनी जलन होती है उसे मेरी बेटियों से। रवि अखबार पढ़ रहा था, लेकिन उसने न तो मां को रोका और न ही बीवी की ओर देखा। बस हल्का सा हम कहकर फिर पन्ना पलट लिया। शारदा देवी की आवाज और तीखी हो गई। मायका है उनका, आएंगी, घूमेंगी, आराम करेंगी। और क्या, जब बहू अपनी माँ के घर जाती है तब तो 3 दिन पहले से तैयारी शुरू कर देती है और मैं कुछ नहीं कहती। अब मेरी बेटियां कुछ दिन चैन से रह ले तो बहू का मुंह ऐसे लटक जाता है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा दुख उसे ही मिल गया हो। रसोई में खड़ी प्रिया का दिल जैसे हर ताने पर कचोटता जा रहा था। चूल्हे की आग से उसका चेहरा तप रहा था, लेकिन दिल में सास के शब्दों की आग और भी ज्यादा झुलसा रही थी। वह चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रही थी। कहीं रवि नाराज न हो जाए, कहीं बात और बढ़ जाए। उसने चुपचाप दाल में नमक डाला, फिर अपने आंचल से पसीना पोंछा। उसकी आंखें भर आई थीं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। शारदा देवी अभी भी जारी थी, इस बार मैं साफ कह रही हूँ, अगर इस बार भी उसने मुंह फुलाया या बेमन से बर्ताव किया ना, तो मैं कुछ भी कह सकती हूँ। बहुओं को ससुराल वालों से जलना नहीं। रसोई से हल्की सी खनक की आवाज आई। प्रिया के हाथ से चम्मच गिर गया था। क्या गिराया अब? सास की आवाज फिर आई। कुछ नहीं मम्मी जी, बस चम्मच था, प्रिया ने हल्की आवाज में कहा। हाँ हाँ, अब ये भी बहाना बन जाएगा, अभी से काम करने में तकलीफ है, जब मेरी बेटियां आएंगी तब तो पता नहीं क्या क्या होगा। शारदा देवी बड़बड़ाती रही। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। उसने चुपचाप गैस बंद किया, हाथ धोए और फिर वही शांत चेहरे के साथ थाली में सबके लिए खाना लगाना शुरू कर दिया। हम आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आपको हमारी कहानी इतनी पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना कीमती सुझाव जरूर दें कि आप आगे किस तरह की कहानियां सुनना चाहेंगे। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। रात के 9:30 बज चुके थे। गर्मी के कारण घर में पंखे की आवाज तेज थी, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज थी सास के आदेश की गूंज। शारदा देवी ने ऊंची आवाज में पुकारा, बहू सुनती हो? मैं और तुम्हारे पापा जी बहुत थक गए हैं, भूख लगी है, जरा खाना लगा दो और सुनो, छाछ भी बना देना। गर्मी बहुत है, तुम्हारे पापा जी को पसंद है। प्रिया, जो उस समय थोड़ी देर के लिए आंखें मूंद कर लेटी थी, तुरंत उठ बैठी। थकान चेहरे पर थी, लेकिन आवाज में आदर बनाए रखा। अभी लाती हूँ मम्मी जी। वो उठी और रसोई में चली गई। थाली सजाई, रोटियां सेंकी, सब्जी पर घी डाला और फिर छाछ बनाकर प्याले में परोसा। सब कुछ ठीक वैसे ही जैसा हर रोज करती थी, पर आज कुछ अंदर ही अंदर बदल रहा था। खाना लगने के बाद वो चुपचाप बैठ गई। शारदा देवी और बाबूजी खाना खा रहे थे। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर प्रिया ने धीरे से बात शुरू की। मम्मी जी, एक बात कहनी थी आपसे। शारदा देवी ने गौर मुंह में डालते हुए कहा। हूं, बोलो। प्रिया ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा। मम्मी जी, जब तीनों दीदी लोग आ ही रही हैं छुट्टी में, तो घर में काम तो बहुत बढ़ जाएगा। सोचा अगर हम लोग एक बाई रख ले तो थोड़ा मेरा भी बोझ कम हो जाएगा और दीदी लोग भी आराम से रह सकेंगी। हम लोग मैनेज कर सकते हैं, बस एक छोटी सी हेल्प चाहिए होगी। प्रिया की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि शारदा देवी की थाली की आवाज टकरा गई। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, बाई, हमें अपने घर में बाई रखने की जरूरत नहीं है। जब हम तुम्हारी उम्र के थे तब एक एक काम खुद किया करते थे, कोई काम छोड़ते नहीं थे, और तुम अब बाई की बात कर रही हो। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, वो शांति से सुनती रही। शारदा देवी का गुस्सा अब और उबाल मार रहा था। असल में तुम्हें मेरी बेटियां पसंद नहीं हैं। जब से शादी होकर आई हो, जलती हो उनसे। वो घर आएंगी तो तुम चाहती हो कि किसी और को काम सौंपकर तुम आराम करो। पैसा क्या तेरा बाप देगा बाई रखने का? और ये घर भी समझ लो, तेरे बाप ने नहीं दिया है। एक पल को जैसे पूरा कमरा ठहर गया। बाबूजी चुपचाप खा रहे थे। रवि कमरे के बाहर था। प्रिया ने अपने गीले हाथों को पल्लू से पोंछा और सिर झुकाए,
बस इतना कहा, मम्मी जी, मेरी बात का ये मतलब नहीं था। मैं बस चाहती थी कि सबका ध्यान ठीक से रखा जा सके। दीदी लोग आए तो उनको भी आराम मिले, मुझे भी थोड़ा वक्त मिल जाए। शारदा देवी ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हें वक्त चाहिए? घर संभालना तुम्हारा काम है। बहू बनकर आई हो, आराम करने नहीं। प्रिया की आंखें भर आईं, पर उसने खुद को रोका। आज उसने सोच लिया था, अब हमेशा चुप रहना ठीक नहीं। अब उसे खुद के लिए भी बोलना सीखना होगा। लेकिन आज नहीं, आज वो फिर चुप रही। शायद कल जब उसका दिल और मजबूत हो जाए, वो फिर बोलेगी। सुबह का वक्त था। सूरज की किरणें खिड़की से छनकर अंदर आ रही थीं। रसोई से हल्की मसालों की खुशबू फैल रही थी। शारदा देवी अपने पसंदीदा पीतल की थाली में बैठकर नाश्ता कर रही थी, पराठे और आम का अचार। प्रिया सिर पर पल्लू टिकाए चाय का कप लिए चुपचाप खड़ी थी। मन में बहुत कुछ था जो अब बोझ बन चुका था। थोड़ी देर बाद वह धीरे से बोली, मम्मी जी, एक बात कहूं? शारदा देवी ने बिना देखे ही कहा, हूं, बोलो, अब क्या चाहिए? प्रिया ने गहरी सांस ली और धीमे लेकिन साफ लहजे में कहा, मम्मी जी, अगर आप बाई रखने की इजाजत नहीं दे रही हैं, तो क्या आप थोड़ी मदद कर सकती हैं? जैसे सब्जी काट देना, आटा गूंथ देना या बर्तन ही धो देना कभी कभी। शारदा देवी ने चौंक कर उसकी ओर देखा, जैसे किसी ने गर्म चाय उसके हाथ पर डाल दी हो। प्रिया ने अपनी बात जारी रखी, मम्मी जी, मैं रोज सारा काम करती हूँ, थक जाती हूँ। अब जब तीनों दीदी भी आ जाएंगी तो काम और बढ़ जाएगा। दीदी लोग तो मदद करती नहीं, ऊपर से दिन भर फरमाइशें करती रहती हैं। वो खिला दो, ये बना दो, ठंडा पानी, आम का पना, नींबू पानी, सब कुछ मैं करती हूँ। उसने हल्के थके हुए स्वर में कहा, मैं तो कई बार इतना थक जाती हूँ कि बुखार आ जाता है। अब क्या मेरी तबीयत बिगड़ जाए, तब ही आराम मिलेगा। प्रिया की ये बात सुनकर शारदा देवी का चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने पराठे का कौर थाली में पटका और तेज आवाज में बोली, तुमसे तो अब एक घर नहीं संभलता और काम करने के लिए दूसरों से मदद मांगती हो। क्या तुम्हारे मायके में भी ऐसे ही आलस सिखाया गया है? वहां भी बाई रखवाती थी तुम्हारी मां, तभी तो इतनी जबान चलती है आज। उनका चेहरा लाल हो गया। गुस्से में थाली को सरकाते हुए बोली, हमने 4-4 बच्चों को पाल लिया बिना किसी की मदद के, और तुमसे बस 2-3 लोगों का खाना नहीं बनता? शर्म आनी चाहिए। और मेरी बेटियों के बारे में दोबारा कुछ मत कहना। वो मेहमान हैं, राजकुमारियां हैं, कोई नौकर नहीं। उन्हें काम में लगाने की सोचो भी मत। प्रिया का चेहरा स्याह पड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। अब वहां सिर्फ थकान और चुप्पी थी। गुस्से से नहीं, टूटी उम्मीद से भरी चुप्पी। उसे अब समझ आने लगा था, ये घर उसके होने के बावजूद उसका नहीं है। यहां उसकी मेहनत दिखती है, लेकिन इज्जत नहीं। आवाज सुनाई देती है, पर सुनी नहीं जाती। वो कुछ नहीं बोली, बस चाय का कप उठाया और वापस रसोई में चली गई। रसोई में गैस की आंच जल रही थी, लेकिन उससे ज्यादा अब उसकी आत्मा जल रही। शाम की हल्की हवा चल रही थी। गली के किनारे पुराने पीपल के पेड़ की छांव में शारदा देवी अपने रोज की तरह टहलने निकली। सफेद साड़ी, माथे पर लाल बिंदी और हाथ में माला थी जो उनके व्यक्तित्व को एक गरिमा देती थी। जैसे ही वो मोड़ पर पहुंची, बाजू वाले घर की बहू मीरा सामने से आती दिखी। मीरा ने दूर से ही हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते आंटी जी। शारदा देवी मुस्कुराई और पास आकर बोली, अरे मीरा, नमस्ते बेटा, कैसी हो? मीरा ने जबरन मुस्कुराहट ओढ़ने की कोशिश की, पर आंखें छलक ही गई। शारदा देवी ने हैरानी से पूछा, अरे बेटा, रो क्यों रही हो, क्या हुआ? मीरा ने पल्लू से आंखें पोंछते हुए धीरे से कहा, कुछ नहीं आंटी, बस यूं ही मन भारी हो गया। शारदा देवी थोड़ा और नजदीक आई और सहानुभूति से पूछी, सच बताओ बेटा, क्या बात है? मन में मत रखो। तुम हर साल गर्मी की छुट्टियों में मायके जाती थी, इस बार नहीं गई, इसी से पूछ रही थी। सब ठीक तो है ना? मीरा का गला भर आया। उसने धीरे से कहा, नहीं आंटी, सब ठीक नहीं है। हर साल जाती थी, बहुत शौक से। वहां 1 महीना रहती थी, आराम करती थी, मनपसंद खाना खाती थी, बिना किसी टेंशन के। पर इस बार जाने का कोई ठिकाना नहीं रहा। शारदा देवी चौंकी। क्यों बेटा, ऐसा कैसे? तुम्हारा तो मायका वही है ना? मीरा ने सिर झुका लिया और कांपती आवाज में बोली, आंटी, पिछले साल मेरी मम्मी गुजर गई। अब वो घर, वो मायका सब सूना हो गया। अब वहां सिर्फ भाभी और भैया हैं, पर अब वो घर मेरा नहीं लगता। शारदा देवी थोड़ी देर चुप रही, फिर प्यार से बोली, बेटा, मान ही रही तो क्या हुआ? मायका तो तुम्हारा ही है, वो तुम्हारा भी घर है। तुम जाओ, रहो वहां अपनेपन से।
मीरा ने करुण मुस्कान के साथ कहा, आंटी काश इतना आसान होता। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, तू मायके आई है तो आराम कर, हुक्म चलाना सीख, तू मेहमान है। और मैं भी बस वही करती रही, कभी भाभी के काम में हाथ नहीं बंटाया, उल्टा फरमाइशें ही करती रही। भाभी कहती थी, दीदी थोड़ा मदद कर दो, बहुत थक जाती हूं अकेले। लेकिन मैं और मेरी मम्मी कभी समझने की कोशिश नहीं की। मीरा की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। उसने गला साफ करते हुए कहा, मेरे कारण घर में बहन भाभी का रिश्ता बिगड़ता गया। भाई भाभी में झगड़े होते रहे और मैं सोचती रही कि भाभी ही बुरी है। पर अब जब मम्मी नहीं है, भाभी ही उस घर की गृहिणी है, तो उन्होंने भी अब कह दिया। मीरा दीदी आप आए जरूर, लेकिन 2 दिन से ज्यादा नहीं रह पाएंगे। बच्चों की पढ़ाई है, घर का खर्चा है और मैं अकेले सब नहीं कर पाती। मीरा रुंधे स्वर में बोली, और आंटी सच कहूं, मुझे आज समझ में आया कि भाभी गलत नहीं थी। मेरी आंखें अब खुली हैं और सच तो यह है कि अब मुझे कोई पूछता नहीं और उस मायके के दरवाजे भी अब उतने खुले नहीं हैं और इस सब का कारण मैं खुद हूं। शारदा देवी एकदम स्तब्ध रह गई। उनके चेहरे की ठोरता थोड़ी पिघलने लगी थी। प्रिया के चेहरे की थकान, उसकी आंखों में छुपी बातों की परछाई उन्हें याद आने लगी। मीरा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अब समझ में आता है आंटी, मायका सिर्फ दीवारों से नहीं, माँ से होता है। अब ना माँ है ना वो मायका रहा, और रिश्ते अगर समझदारी से ना निभाए जाएं, तो धीरे धीरे वो सिर्फ नाम के ही रह जाते हैं। शारदा देवी कुछ देर चुप रहीं। उनके पास कहने को शब्द नहीं थे, लेकिन मन में कोई नई सोच जरूर करवट लेने लगी थी। मीरा की बातें सुनकर शारदा देवी गहरी सोच में डूब गईं। उनके मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। मीरा की बातों में उन्हें एक आईना दिखा, ऐसा आईना जिसमें उनकी अपनी बेटी की छवि साफ नजर आ रही थी। मीरा धीमे स्वर में बोलती रही, आंटी जो कुछ मैंने भाभी के साथ किया, वही सब तो आपकी बेटी भी करती है। बहू पर हुक्म चलाना, उसे ताना मारना, हर काम में कमी निकालना, जैसे मेरी मम्मी मुझे सिखाती थी, वही सब। शारदा देवी के दिल में जैसे कुछ चुप गया। उनके सामने प्रिया की छवि उभरी, वही तानों से भरी बातें, वही दिन भर की फरमाइशें, वही थककर चुपचाप सब सहती बहू की झुकी नजरें। मीरा अब लगभग फूट पड़ी थी। आंटी, मुझे बहुत टाइम लगा ये समझने में कि मैं घर की मेहमान नहीं हूं, मैं उस घर की बेटी हूं। जब मम्मी पापा थे, तब हर बार मायके जाकर भाभी को परेशान करना जैसे मेरा हक बन गया था। भाभी की मेहनत, उनकी तकलीफें कुछ भी नजर नहीं आती थी। उनके हर काम में मैं कोई न कोई गलती निकालती थी। भाई भाभी के झगड़ों की जड़ मैं बनती थी। और अब समझ में आता है कि सास बहू के बीच के झगड़े में भी मेरे बोलने से आग लगती थी। मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी उन्हें नीचा दिखाने का। शारदा देवी ने गहरी सांस ली। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने मीरा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब समझ में आया तो बहुत बड़ी बात है। और बेटा, तुम्हारा हक है मायके पर। अगर उधर से कोई बुलावा नहीं आया तो क्या हुआ, ये तुम्हारा घर है, तुम अपने मन से जा सकती हो। ये दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। मीरा ने आंसू पोंछते हुए एक हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश की, फिर उदासी से बोली, आंटी कहने को तो मायका है, घर है, पर अब वो घर, वो रिश्ता, सब कुछ बदल चुका है। मैं 2 सप्ताह पहले खुद ही बिना बताए मायके चली गई थी, ये सोचकर कि भैया भाभी मुझे देखकर खुश होंगे, लेकिन माहौल ही अजीब था। भाभी ने दरवाजा खोला और चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। बस इतना कहा, दीदी आ गई हैं, तो 2 दिन ही रुकिएगा, इससे ज्यादा मैं आपकी फरमाइशें पूरी नहीं कर सकती। मेरे पास समय बहुत कम होता है। बच्चों की पढ़ाई, घर का काम, सब कुछ अकेले संभालती हूँ। मीरा की आवाज कांप रही थी। भैया भाभी दोनों के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं था। मैं बैठती रही, लेकिन किसी ने मुझसे चाय तक नहीं पूछी। भाभी की आंखों में मैंने देखा नफरत। और आंटी, वो नफरत का कारण कोई नहीं, मैं खुद हूं। वो बोली, कभी उन्हें अपने साथ शॉपिंग पर नहीं ले गई, कभी उनके साथ बैठकर खाना नहीं खाया। जब वे थकी होती थी, मैं फरमाइश कर बैठती थी, ये बना दो, वो ले आओ। कभी उनके साथ किचन में हाथ नहीं बंटाया, कभी नहीं पूछा कि कैसे थक गई हो। मैं अपने हक में अंधी थी, और अब जब मेरी मां नहीं रही, तब जाकर आंख खुली है, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका है। शारदा देवी गहराई से मीरा की आंखों में देख रही थी। उनके भीतर जैसे कुछ टूट रहा था। उनके कानों में प्रिया की वो बातें गूंजने लगीं, मम्मी जी, मैं बहुत थक जाती हूं, कोई मदद नहीं करता।
बुखार हो जाता है। मीरा की बातें अब सिर्फ उसके जीवन की सच्चाई नहीं थी, वो एक आईना थी जिसमें शारदा देवी को अपनी बहू, अपनी बेटी और खुद का भी एक हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मीरा की आंखों में पश्चाताप और समझदारी देखकर शारदा देवी की सोच में एक बड़ी हलचल मच गई। उस रात जब सब सो गए, शारदा देवी अपनी बालकनी में बैठी रही थी, अंधेरे में चुपचाप। उनके भीतर जैसे कोई आवाज कह रही थी, कहीं मेरी बेटियां भी एक दिन ऐसे ही मायका खो बैठे। मीरा की बातें जैसे उनके दिल में उतर गई थी। उन्हें अपनी जिंदगी की कुछ अनदेखी परतें याद आईं। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने हमेशा अपनी बेटियों को सिर आंखों पर रखा और बहू से सिर्फ उम्मीदें की। अब नहीं, उन्होंने मन ही मन ठान लिया, गलतियां अब सुधारी जाएंगी, रिश्तों में प्यार बोया जाएगा। कुछ दिन बाद गर्मी की छुट्टियां आईं। शारदा देवी की तीनों बेटियां सोनाली, रूचा और अंजलि घर आ चुकी थीं। साथ ही घर में आई एक नई महिला, काम करने वाली बाई। ये सब देखकर प्रिया चौंक गई। उसकी आंखों में सवाल थे, इतने लोग, काम कैसे होगा? और ये बाई? तभी शारदा देवी मुस्कुराते हुए उसके पास आईं। उनका चेहरा स्नेह और गंभीरता से भरा था। उन्होंने प्रिया का हाथ थामा और बहुत ही स्नेहपूर्वक कहा, बहू नहीं, बेटी हो तुम। इस घर की असली रौनक तुम हो। मुझसे जो भी गलतियां हुई उन्हें अब मैं सुधार रही हूं। अब से तुम अकेले रसोई में नहीं झुकोगी, अकेले काम नहीं करोगी। ये जो बाई है, इसे मैंने तुम्हारी मदद के लिए रखा है, सिर्फ गर्मी की छुट्टियों में नहीं, अब हमेशा के लिए। प्रिया की आंखें भर आईं। शारदा देवी की आंखें भी नम थी, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। और जब भी तुम्हारी नंद कोई फरमाइश करेगी तो हम सब मिलकर बनाएंगे। ये घर अब मिलकर जीने का घर होगा, किसी एक पर बोझ डालने का नहीं। फिर वो दिन आया। रसोई में हंसी ठिठोली गूंजने लगी। प्रिया, उसकी ननदें और शारदा देवी मिलकर नए नए व्यंजन बना रहे थे। कोई इमली की चटनी बना रही थी, कोई मालपुआ तल रहा था, तो कोई लस्सी में गुलाब जल डालकर कह रही थी, अब आया असली स्वाद। कभी कोई पुराना किस्सा छेड़ देता तो ठहाकों की बौछार हो जाती। प्रिया को ऐसा लग रहा था जैसे उसके जीवन में वर्षों बाद कोई रोशनी लौटी हो। शाम को सब साथ मिलकर पार्क में टहलने जाते, फिर कभी शॉपिंग, कभी आइसक्रीम, और इन सब के बीच प्रिया की थकान जैसे कहीं खो गई थी। और फिर एक दिन जब सब मिलकर हंसते हुए आटे की लोई बना रहे थे, तभी शारदा देवी चुपचाप कमरे में गई और लौटकर प्रिया के हाथ में एक लिफाफा थमा दिया। प्रिया ने चौंक कर लिफाफा खोला। वो एक रेलवे टिकट था। प्रिया ने चुपचाप शारदा देवी की ओर देखा। शारदा देवी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा, अब तो तुम्हारी नंदें यहां हैं, तुम्हारा घर संभाले हुए हैं, तो तुम भी अपने घर जाओ, अपनी मां से मिलाओ। ये गर्मी की छुट्टियां तुम्हारी भी हैं। थोड़े दिन अपनी गोद में सिर रखकर सुकून से सो लो, बेटी को हक होता है। प्रिया अब खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, गर्म, भावुक, हल्के आंसू। वो दौड़कर शारदा देवी से लिपट गई और फफक पड़ी, मां, आप सच में मां हैं, आज मुझे मायका मिल गया। शारदा देवी ने उसका सिर सहलाते हुए बस यही कहा, मायका एक जगह नहीं होता बेटा, वो एक एहसास होता है, और आज से वो एहसास हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। समाप्त।